सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है न्यू डायनेस्टीज़ एंड रूल्स। लास्ट चैप्टर जो हमने देखा था बच्चों, उसमें हमने देखा था मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर का हमने दो पार्ट में डिवीज़न किया था और हमने देखा था फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार को। सेकेंड पार्ट में हमने देखा सम्राट अशोक और उनके सक्सेसर्स को। तो मौर्यन एम्पायर ख़त्म हुआ अराउंड 200 BC। 200 BC के आसपास जो थे लास्ट मौर्यन एम्पायर का जो है डाउनफॉल देखा गया। और उसके बाद जो सबसे बड़ी डायनेस्टी जो एग्जिस्टेंस पे आई वो थी गुप्ता डायनेस्टी, लेकिन वो आई अराउंड 300 AD। तो आप समझिए कि 200 BC में मौर्यन एम्पायर का डाउनफॉल हुआ और 300 AD में गुप्ता एम्पायर जो है इस्टेब्लिश हुआ। तो इस बीच कुल मिला के 500 ईयर्स, अप्रॉक्सीमेटली 500 ईयर्स का जो डिफरेंस था, क्या उस बीच क्या हुआ? उस बीच पूरे इस एरिया में जिसको हम आज इंडियन सबकॉन्टिनेंट कहते हैं, उस एरिया में क्या चल रहा था, उस एरिया में क्या हुआ, किन राजाओं ने शासन किया, कौन सी डायनेस्टीज़ आई, ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। इस चैप्टर को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। इसमें कुछ अलग अलग डायनेस्टीज़ को हम समझेंगे। कुछ नॉर्दर्न इंडिया में इस्टेब्लिश की गई डायनेस्टीज़ थी और कुछ साउथ इंडिया की। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली नॉर्थ इंडियन डायनेस्टीज़ को हम देखेंगे। सबसे पहली जो डायनेस्टी थी वो थी शुंग डायनेस्टी। तो शुंग डायनेस्टी पावर में कब आई? शुंग डायनेस्टी पावर में आई मौर्यन डायनेस्टी के जो आखिरी राजा थे बृहद्रथ, तो उनके डेथ के बाद उनको जो है ओवरथ्रो किया गया, ओवरपावर किया गया। और पुष्यमित्र जो कि मौर्यन एम्पायर में ही महामंत्री थे, उन्होंने टेक ओवर किया। अगर आपको ध्यान हो तो हमने बात किया था किंग अशोक का, कि किंग अशोक ने जब अहिंसा का रास्ता अपनाया तो उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। और सम्राट अशोक के बाद के जो जितने भी रूलर थे मौर्यन एम्पायर में, वो जो थे बुद्धिज़्म को सपोर्ट करने वाले थे। उन्होंने बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने के लिए काफ़ी काम किया। लेकिन पुष्यमित्र शुंग जो थे वो उनके ऑपोजिट हिंदुइज़्म को सपोर्ट किया करते थे। हिंदुइज़्म के वो मानने वाले थे और उन्होंने अपने स्टेट को, अपने एरिया को इस्तेमाल किया हिंदुइज़्म का प्रचार करने के लिए। और जो भी काम उन्होंने किया, जो भी बिल्डिंग्स उन्होंने उस दौरान बनवाई, वो पूरे हिंदू धर्म को समर्पित थी। पुष्यमित्र शुंग के बाद शुंग डायनेस्टी में कोई ऐसा राजा नहीं आया जो स्ट्रॉन्ग हो, जो पावरफुल हो और जो उनको सक्सीड कर सके, टेक ओवर कर सके। तो इसका मौका, इसका जो फ़ायदा है वो उठाया कान्वा डायनेस्टी ने। लेकिन बहुत दुख की बात है कि कान्वा डायनेस्टी को ज़्यादा समय नहीं मिला। शुंग डायनेस्टी ने हालांकि 100 साल राज किया, 100 ईयर राज किया। और कान्वा डायनेस्टी जो आई, तो कान्वा डायनेस्टी को बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल पाया। 50 साल का उनका शासनकाल था। और इस 50 साल में उन्होंने न तो कोई मेजर बिल्डिंग बनवाई, न तो अपना कोई कॉइन छपवाया, जिसके कारण जो है हिस्टोरियंस को कान्वा डायनेस्टी के बारे में जो जानकारी है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर है। उनको उनके राजाओं के नाम तक नहीं पता है, वो उनका शासन एरिया किस समय किस जगह पे था ये भी नहीं पता है। लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 50 साल जो था उनका शासनकाल रहा, ये पता है। क्यों, कैसे पता है? ऐसे पता है कि पुष्यमित्र शुंग या शुंग डायनेस्टी के ख़त्म होने के बाद 50 सालों के बाद एक नया क्लैन, एक नई डायनेस्टी शासन पे आई जिसका नाम था इंडो ग्रीक। तो इंडो ग्रीक जो थे वो शुंग डायनेस्टी के ख़त्म होने के 50 साल बाद आए। तो इन 50 सालों में कान्वास का नाम कहीं कहीं पे आता है, लेकिन कोई एक ऐसा बड़ा राजा का नाम नहीं आता, कोई ऐसा कॉइन नहीं दिखता, कोई ऐसा बिल्डिंग नहीं दिखता जिससे कि उनके बारे में जानकारी ली जा सके। अब ये जो इंडो ग्रीक थे ये कहाँ से आए थे? ये सेंट्रल एशिया में एक जगह है जिसका नाम है बैक्ट्रिया।
बैक्टीरिया नहीं है, ये बैक्टीरिया है, आपको ध्यान देना है। बैक्टीरिया नाम का एक जगह है, वहाँ से ये इंडो ग्रीक जो है भारत में आना स्टार्ट हुए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये वही इंडो ग्रीक थे जिनको अलेक्जेंडर ने वहाँ पे स्थापित किया था। अलेक्जेंडर जो थे ये नंदा डायनेस्टी जो थी, मौर्यन डायनेस्टी से पहले, उस दौरान इन्होंने इंडिया पे हमला किया था। और ज़्यादा देर या बहुत आगे तक ये नहीं गए थे। और जब वो सेंट्रल एशिया की तरफ गए तो कुछ लोगों को उन्होंने वहीं पे बसा दिया। तो ये वही ग्रीक थे, इंडो ग्रीक थे, जिन्होंने वापस इंडिया पे जो है हमला किया, इंडिया पे अटैक किया। इनके जो पहले राजा थे उनका नाम था दिमित्रियस फर्स्ट। तो बच्चों, ये जो दिमित्रियस फर्स्ट थे ये इंडो ग्रीक जो क्लैन था, इंडो ग्रीक जो डायनेस्टी थी उसके संस्थापक रहे हैं। और इनको सक्सीड किया जिस राजा ने, उसका नाम था मिनांडर। ये बुद्धिज़्म को सपोर्ट किया करते थे और बौद्ध भिक्षुओं में या बौद्ध लोगों में इनका जो एक नाम फेमस था वो था मिलिंद, MILIND। तो मिनांडर को वो मिलिंद के नाम से भी जानते थे, जो बौद्ध भिक्षुक थे। ठीक है, तो यहाँ पे इंडो ग्रीक लोगों का शासन जो था वो अगर बात किया जाए तो नॉर्दर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया तक सीमित था, साउथ में वो नहीं गए थे। अच्छा, तो इनका शासनकाल जो है वो उसका अंत हुआ शक एक डायनेस्टी है, शक एक क्लैन है। एक्चुअली शक एक क्लैन है, ये हमलावरों का एक क्लैन था जो बेसिकली ईरान और अफ़गानिस्तान इलाके में रहा करता था। और इन्होंने जब भारत पे हमला किया उस दौरान सेंट्रल इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया में इंडो ग्रीक डायनेस्टी का शासन चल रहा था। इन्होंने इंडो ग्रीक रूलर्स को हराया और वो जो एरिया था नॉर्दर्न इंडिया का और सेंट्रल इंडिया का, उस पर बहुत हद तक अपना कब्ज़ा बना लिया। तो बच्चों, आज हमने 3 डायनेस्टीज़ देखी। हमने देखा शुंग, कान्वा और इंडो ग्रीक, और आखिरी जो हमने देखा शक। तो 4 डायनेस्टीज़ हमने देखी। सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कुशानास, सतवाहनास, चोला, चेरा एंड पांड्या। तो होपफुली आपको आज का चैप्टर ये पार्ट समझ में आया होगा। नोट्स जो है मैं आपको आगे डालता रहूँगा, नोट्स आप कंप्लीट करेंगे और जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।